कल्पना कीजिए कि आप साल 1955 की एक खुशनुमा सुबह न्यूयॉर्क के हलचल भरे एयरपोर्ट पर एक आलीशान विमान में सवार होते हैं। आपके हाथ में ताज़ा अखबार है, आंखों में भविष्य के सपने हैं और कलाई पर बंधी घड़ी बिल्कुल सही वक्त दिखा रही है। आप मियामी के समुद्री तटों पर छुट्टियां बिताने के लिए उड़ान भरते हैं, लेकिन जैसे ही आपका विमान रनवे को छूता है और आप बाहर कदम रखते हैं तो आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। बाहर की दुनिया वो नहीं है जिसे आप 40 मिनट पहले छोड़कर आए थे। आपकी घड़ी के हिसाब से सिर्फ आधा घंटा बीता है, लेकिन दुनिया के कैलेंडर पर 42 साल गुजर चुके हैं। शहर की शक्ल बदल चुकी है, आपके अपने बूढ़े हो चुके हैं या मर चुके हैं और आप अचानक अपनी ही दुनिया में एक भूत बन चुके हैं। ये कोई विज्ञान फैंटेसी नहीं है, बल्कि पैन एम फ्लाइट 914 की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है जिसने विज्ञान, वक्त और कुदरत के तमाम स्थापित नियमों को एक ही पल में मटिया-मेट कर दिया। आखिर वो 37 यात्री उन 4 दशकों तक कहाँ थे? क्या वे मौत की गोद में सो रहे थे या समय के किसी ऐसे अंधेरे छेद टाइम वॉर्प में फंस गए थे जहां से वापसी नामुमकिन थी? आज हम उस घोस्ट प्लेन के एक एक पल का खुलासा करेंगे, जिसकी सच्चाई किसी भी हॉरर फिल्म से ज्यादा भयानक और किसी भी थ्रिलर से ज्यादा रोमांचक है। कहानी का आगाज होता है 2 जुलाई 1955 को न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर। उस दिन मौसम बेहद सुहाना था और नीले आसमान में सूरज अपनी पूरी चमक बिखेर रहा था। पैन एम फ्लाइट 914, जो कि एक डगलस DC-4 मॉडल का विमान था, रनवे पर खड़ा अपनी उड़ान का इंतजार कर रहा था। इस विमान को उस दौर में आकाश की रानी कहा जाता था। भरोसेमंद, दमदार और आलीशान विमान में कुल 57 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स यानी कुल 61 जिंदगियां सवार थीं। कॉकपिट की कमान अनुभवी कैप्टन चार्ल्स टेलर के हाथों में थी, जिनके पास 20,000 घंटों से ज्यादा का फ्लाइंग अनुभव था। उनके बगल में को पायलट जुआन बैठे थे, जो अपनी ट्रेनिंग के आखिरी दौर में थे और इस उड़ान को लेकर बेहद उत्साहित थे। सुबह ठीक 10 बजे इंजनों की भारी गड़गड़ाहट के साथ प्लेन ने रनवे पर दौड़ना शुरू किया और देखते ही देखते बादलों को चीरता हुआ आसमान की ऊंचाइयों में खो गया। पैसेंजर्स रिलैक्स थे, कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई कॉफी की चुस्कियां ले रहा था और बच्चे खिड़की से रुई जैसे बादलों को देखकर चहक रहे थे। किसी को भी रत्ती भर अंदाजा नहीं था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी नॉर्मल उड़ान होने वाली है। टेक ऑफ के करीब 40 मिनट बाद जब विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर 10,000 फीट की ऊंचाई पर शांति से उड़ रहा था, अचानक फर्स्ट क्लास कैबिन में चीख पुकार मच गई। 3 यात्री जो अब तक बिल्कुल सामान्य लग रहे थे, अचानक हथियार लेकर खड़े हो गए। वे हाईजैकर थे। उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा तोड़ दिया और कैप्टन चार्ल्स के सिर पर बंदूक तान दी। वे विमान का रास्ता बदलना चाहते थे, लेकिन इसी हाथापाई और अफरा-तफरी के बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। एक हाईजैकर के बैग में रखा एक अजीब सा केमिकल कनस्तर गलती से फट गया या लीक हो गया। देखते ही देखते पूरे कैबिन में एक सफेद दम घोटने वाला धुआं फैलने लगा। ये कोई मामूली गैस नहीं थी, बल्कि एक बेहद तेज बेहोश करने वाली गैस थी। वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए ये गैस सेकंड्स में पूरे प्लेन में फैल गई। कैप्टन ने ऑक्सीजन मास्क पहनने की कोशिश की, लेकिन गैस का असर इतना घातक था कि उनके हाथ वहीं जम गए। अब 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता हुआ ये विमान एक घोस्ट प्लेन बन चुका था, जिसमें 61 लोग मौजूद थे, लेकिन सब के सब गहरी बेहोशी में अपनी सीटों पर लुढ़के हुए थे। घंटों बीत गए। प्लेन ऑटो पायलट मोड पर एक अनजान दिशा में अटलांटिक महासागर के सीने को चीरता हुआ बढ़ा जा रहा था। शाम ढलने लगी और अब एक नई मुसीबत सामने थी। ईंधन खत्म हो रहा था। वार्निंग लाइट्स कॉकपिट में ब्लिंक कर रही थीं, लेकिन उन्हें देखने वाला कोई होश में नहीं था। इंजनों ने खांसना शुरू किया और एक के बाद एक शांत हो गए। अब यह विशाल विमान उड़ नहीं रहा था, बल्कि एक विशालकाय पतंग की तरह समुद्र की ओर ग्लाइड कर रहा था। तभी धुंध के पार एक वीरान हरा भरा द्वीप दिखाई दिया। किस्मत ने साथ दिया और क्रैश के जबरदस्त झटके के साथ विमान की बेली लैंडिंग एक बर्फीले नहीं बल्कि रेतीले किनारे पर हुई। विमान का एक डैना टूटकर अलग हो गया, लेकिन चमत्कारिक रूप से इसमें आग नहीं लगी। क्रैश के झटके और अंदर आई ताज़ा हवा ने लोगों की बेहोशी तोड़नी शुरू की। जब यात्रियों ने आंखें खोलीं तो उन्होंने खुद को टूटी हुई सीटों और मलबे के बीच पाया। 61 में से 24 लोग अपनी जान गंवा चुके थे, लेकिन 37 लोग चमत्कारिक रूप से जिंदा बचे थे। जब वे बाहर निकले तो उनके सामने मियामी का बीच नहीं, बल्कि एक ऐसा सुनसान टापू था जहां दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान नहीं था।
उन 37 लोगों के लिए शुरुआती 48 घंटे किसी नर्क से कम नहीं थे। प्लेन में बचा हुआ खाना और पानी पहले ही दिन खत्म हो गया। न्यूयॉर्क की लग्जरी लाइफ जीने वाले ये लोग अब ऐसी जगह थे जहां भूख और प्यास उनकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। चारों तरफ खारा समंदर था जिसे पिया नहीं जा सकता था। हताशा में बच्चे रो रहे थे और बड़े एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। इंसान की फितरत है कि मुसीबत में वो या तो बिखर जाता है या निखर जाता है। कैप्टन चार्ल्स और कुछ समझदार लोगों ने मिलकर एक काउंसिल बनाई और अपना एक छोटा सा संविधान तैयार किया। यहाँ बैंक बैलेंस की कोई कीमत नहीं थी। जो शिकार कर सकता था या पानी ला सकता था वही सबसे अमीर था। उन्होंने विमान के मलबे को ही अपना घर बनाया और उसे धूप बारिश से बचाने के लिए पेड़ों के पत्तों से ढक दिया। सबसे बड़ी दूरदर्शिता ये थी कि उन्होंने इंजनों पर जानवरों की चर्बी पोत दी ताकि खारे पानी की हवा से उनमें जंग न लगे। यही वो फैसला था जिसने दशकों बाद उनकी जान बचाई। समय का पहिया अपनी रफ्तार से घूमता रहा। 5 साल, 10 साल, 20 साल। द्वीप पर जिंदगी अब एक भयानक रूटीन बन चुकी थी। बर्गर और पिज्जा खाने वाले ये लोग अब कच्ची मछली, केकड़े और जंगली चूहे खाने के आदी हो चुके थे। दवाइयां खत्म हो चुकी थीं, इसलिए उन्होंने जंगल की जड़ी बूटियों से इलाज करना सीखा। एक बुजुर्ग यात्री को पौधों का ज्ञान था, जिन्होंने सिखाया कि कौन सी जड़ बुखार उतारती है और कौन सा पत्ता घाव भरता है। जहां मौत थी वहां जीवन भी था। उस वीरान टापू पर 11 बच्चों का जन्म हुआ। इन बच्चों ने कभी टीवी, गाड़ी, बिजली या शहर नहीं देखा था। उनके लिए न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा सिर्फ दादा दादी की कहानियों में बसा एक जादुई लोक था। वे जन्म से ही शिकारी थे और जंगल की भाषा समझते थे। लेकिन 20 साल बीतने के बाद उम्मीदें दम तोड़ने लगी थीं। कई लोग हताश होकर समुद्र के किनारे घंटों बैठे रहते थे, बस एक जहाज की उम्मीद में। लेकिन वहां सिवाय सन्नाटे के कुछ नहीं था। 20 साल बीत चुके थे। मुख्य इंजीनियर, जो अब काफी बूढ़ा हो चुका था, उसे एहसास हुआ कि अगर उसका ज्ञान उसके साथ खत्म हो गया तो ये प्लेन हमेशा के लिए कबाड़ बन जाएगा। उसने नई पीढ़ी के नौजवानों को प्लेन का मैकेनिज्म सिखाना शुरू किया। सबसे बड़ी चुनौती ईंधन की थी। उन्होंने द्वीप पर उगने वाले जंगली आलू और गन्ने का इस्तेमाल करके फर्मेंटेशन प्रक्रिया से इथेनॉल यानी शराब बनाना शुरू किया। ये एक बेहद धीमी प्रक्रिया थी। साल दर साल उन्होंने बूंद बूंद करके सैकड़ों गैलन ईंधन जमा किया। इसके बाद उन्होंने पत्थर के औजारों से पेड़ों को काटकर और जमीन को समतल करके 1000 फीट लंबा एक ऊबड़ खाबड़ रनवे तैयार किया, जिसमें उन्हें 5 साल की कड़ी मेहनत लगी। प्लेन का वजन कम करने के लिए उन्होंने सीटें, बाथरूम फिटिंग्स और भारी पैनल सब उखाड़ फेंके। विमान अब अंदर से एक खोखले टीन के डब्बे जैसा था। टायर्स गल चुके थे, इसलिए पेड़ों के रबर और जानवरों की खाल की परतों से देसी टायर बनाए गए। 38वें साल में पहली बार इंजन टेस्ट किया गया और जब चारों इंजन एक साथ गरज उठे तो वो सिर्फ मशीन की आवाज नहीं थी, बल्कि उनकी आज़ादी का बिगुल था। साल 1997 की एक सुबह मियामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार पर अचानक एक ऐसा विमान दिखा जिसका कोई आधुनिक ट्रांसपॉन्डर नहीं था। बिना किसी सूचना के ये भूतिया विमान रनवे की ओर बढ़ा। जब वो लैंड हुआ तो पूरे एयरपोर्ट पर सन्नाटा छा गया। पुलिस और एम्बुलेंस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। जैसे ही विमान का दरवाजा खुला, दुनिया ने जो देखा उस पर विश्वास करना नामुमकिन था। 1955 के वो बूढ़े लोग और आदिमानव जैसे दिखने वाले नौजवान, जिन्होंने जानवरों की खालें पहनी थीं, एक दूसरे का हाथ थामे बाहर निकले। वे अपनी ही दुनिया में अजनबी बन चुके थे। जब उनके परिवार वाले, जो उन्हें 4 दशक पहले मरा हुआ मान चुके थे, उनसे मिलने आए तो वो मिलन इतना भावुक था कि वहां मौजूद हर पुलिस वाले और डॉक्टर की आंखों में आंसू थे। 42 साल, एक अनजान द्वीप और कभी न टूटने वाली हिम्मत। पैन एम फ्लाइट 914 की ये कहानी आज भी ये साबित करती है कि अगर उम्मीद जिंदा है तो इंसान मौत और समय दोनों को हरा सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी पैसा या रुतबा नहीं, बल्कि जीने की वो जिद और आपसी सहयोग है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। 42 साल का वो संघर्ष आज भी इतिहास के पन्नों में एक ऐसी सच्चाई बनकर दर्ज है जो हमें हर दिन हार न मानने की प्रेरणा देती है।